आज 13 सितंबर यूएनओ के द्वारा सभी राष्ट्र में मूल निवासी इनके अधिकार के लिए जो इनने हासिल करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए जो ये दिवस घोषित किया है, इसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो इस दिवस की आप सभी को मैं सर्वप्रथम हार्दिक बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। और इसी तारतम्य में आज यहाँ पर हमारे युवा तुर्क भाई अंशुल साहब मरकाम, ये एक दलित वंचित समाज की आवाज़ को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का जो संकल्प लेके पिछले काफ़ी समय से मेरे साथ चर्चारत है, तो उस श्रृंखला के तहत इंडिजिनियस भारत पॉडकास्ट, इसका भी आज यहाँ पर विधिवत हम लोग उद्घाटन करेंगे। तो इसके लिए भी समस्त आदिवासी और वंचित SC ST माइनॉरिटीज़ OBC समस्त इस देश के जो मूल निवासी है, उनको मैं इसमें सम्मिलित होने का आह्वान करता हूं और मंगल कामनाएं देता हूं। साथ ही यहाँ पर जो युवा शक्ति है, उनसे आह्वान करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम को अपना संबल प्रदान करें। दूसरी बात, हमारे जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सीनियर सिटीजन जिनको कहा जाता है, एक्चुअली में भारत देश के अंदर एक संकल्पना है कि रिटायरमेंट के बाद में आदमी बेकार हो जाता है, जबकि मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति एक अपने रिटायरमेंट एज के पहले तक कार्य करता है और जो उससे तमाम अनुभव हासिलात करता है, उसका सही अनुभव वह अपने रिटायरमेंट लाइफ, जिसको सरकार 60 या 62, अब 64 भी हो गया है, जो ये एज काउंट करती है, उसके बाद ही यदि समाज में सही चेतना है, ई को थोड़ा कम करो, यदि समाज में सही चेतना है तो वह समाज इनसे लाभान्वित हो सकता है। यहाँ पर मैंने एक बात देखा, हमारे बीच में मेरे यहाँ से यानी सिवनी ज़िले में जब से हम कार्य कर रहे हैं, हमारे सबसे पुराने साथी आदरणीय केसरीलाल भलावी जी है। उन्होंने कुछ बातें आपके साथ शेयर की। निश्चित रूप से यदि आपके समाज में चेतना होती तो उस समय जब उनका यानी शैशव काल था और उनका जो युवा तुर्क पना था, उससे यदि लाभ लेते तो आज समाज कई गुना आगे जाता। मैंने व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति उनका अध्यक्ष बनाए, ST समाज के 2-2, 3-3 लोगों को हमने मुख्य धारा में लेके आए। हमने आदरणीय भलावी सर के साथ मिलकर यहाँ पर संविधान दिवस मनाए, जिसमें शहर के गणमान्य लोग आए, उसमें हम लोगों ने मोमेंटो दी, याद है सर आपको? और एक लक्ष्य हासिल किए, एक गोल हम लोग निश्चित करते थे, उसको हासिल करने का प्रयास करते थे। साथियों, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा थीम मालूम नहीं कि अभी हमको क्या बोलना था, परिचय की बेला ऐसा बताए थे, तो मैं आप सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं प्रकाश चंद टेमरे पेशे से इंजीनियर हूँ और यहाँ पर विगत यानी एक लंबे समय से प्रोफेशन में हूँ। हमारे साथी यहाँ मार्को साहब बैठे हुए हैं, PWD में आप थे, और भी तमाम लोग हैं। मेरे बड़े व्यक्तिगत संबंध थे और आज भी हैं।
आज मैं यहाँ पर आयुष्मान अंशुल शाह मरकाम जी के अनुरोध पर आया हूँ। आपके बीच में दो शब्द जो मुझे इन सालों में कार्य के दौरान अनुभव हुआ है वो उसको शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्पीच कर रहे थे, तो उनके पास में एक स्लिप लेकर के आए। उनने स्लिप को देखा, पढ़ा और मोड़ के जेब में रख लिया। अपना भाषण अनवरत चालू रखे। जिनने स्लिप लेके आया था वो पंडाल के बाहर जाके खूब रो रहा था। लोगों ने बोले, भाई क्या बात है, क्या हो गया? तो उसने बताया कि बाबा साहब का जो बेटा है वो ख़त्म हो गया है, और बोले मैं उसका संदेश दिया हूँ, लेकिन बाबा साहब तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बहरहाल उनने अपनी स्पीच पूरी समाप्त की। पत्रकार भी थे, लोग भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, आपके पास इतनी दुखद भरी खबर आई, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया और आप गए नहीं। तो उन्होंने जो शब्द बोले, यदि आप वास्तव में सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, समाज को नेतृत्व देना चाहते हैं, समाज की लीडरशिप करना चाहते हैं, लीडरशिप का मतलब समाज को दिशा देना चाहते हैं, तो इस कोटेशन को हमेशा याद रखिए जो बाबा साहब ने कहा था कि मेरा एक बेटा ख़त्म हो गया, यदि मैं पहले भी जाता तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जो मेरे समाज के 9 करोड़ लोग हैं, यदि आज मैं यहाँ पर अपनी बात नहीं रखता तो वो लोग उस चीज़ से वंचित हो जाते, उनका अधिकार छिन जाता। तो जब ये बात उन्होंने बोला तो भारत के तो जो मीडिया कर्मी थे उन्होंने तो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, लेकिन जो विदेश से आए थे उन्होंने इस बात को बहुत हाईलाइट किया। और साथियों, यदि आज डॉक्टर अंबेडकर का नाम है तो केवल इसीलिए है कि उन्होंने निष्पक्ष और निश्चल भाव से समाज की सेवा की है। हमको अपने अंतर्मन में एक दर्पण लगा के अपना शक्ल उसमें देखना चाहिए कि वास्तव में क्या हम समाज को लीड करने की क्षमता रखते हैं, और यदि क्षमता रखते हैं तो क्या हम उस क्षमताओं के साथ में समाज को लीड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं को समझने का एक अपने अंदर विश्लेषण करना चाहिए। साथियों, अभी जैसे अंशुल साहब मरकाम ने बताया, मेरे घर में एक बहुत दुखद घटना हो गई। मेरी बड़ी सिस्टर विगत 1 सवा माह से बीमार थी और 6 तारीख को अचानक उनका देहावसान हो गया। हम जो कर सकते थे हमने किए। आज के कार्यक्रम को बहुत अच्छे से करने का संकल्पना लिए थे, और चूंकि तैयारी भी थी तो मैंने कहा नहीं, कार्यक्रम तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो होना था हो गया है। मैं उसके बावजूद इनने मेरे पास आए, सहमति मांगे, मैंने कहा कि नहीं मैं आऊँगा, और समाज के कार्य के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ। मेरा जो प्रोफेशन है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी मेरा सोशल वर्क रहता है। तो मैंने ये जो आपसे शेयर किया हूँ, एक प्रेरणा रहती है। आप क्या कर रहे हो? अभी हमारे साथी हैं मलावी साहब, हम लोगों ने बड़ा, यानी जिस समय यहाँ पर लोग नहीं रहते थे उस समय हम लोगों ने काम किया। तुलसीराम ठाकुर जी की अभी बात किए थे साहब ने, उनको नेता बनाने वाले हम लोग थे, मलावी जी। यहाँ पर जो यूसुफ पटेल था उसको नेता बनाने वाले हम लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को बनाए, समाज से भी बहुत सारे लोगों को हमने आगे लाने का प्रयास किए, लेकिन
बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग अभाव में, हमारा समाज अभाव के कारण टूट जाता है, टूटना नहीं चाहता लेकिन अभाव ऐसा है कि टूट जाता है। उस चीज़ को हम कैसे दूर करें? अभी जैसे हमारे साथ में चर्चा हुई कि फाइनेंशियल लिटरेसी, और जो हमारे यूथ है जब वो हमारे साथ आते हैं तो उनके अंदर भी कुछ ऐसी भावना होनी चाहिए, खाली है। अभी जैसे आरक्षण की बात चली, साथियों, आरक्षण का लाभ जब हमारे पहले की पीढ़ी थी उस समय बिल्कुल मान के चलिए कि लिटरेसी जीरो थी। जो 2-4-10 लोग पढ़े हुए थे उनमें से आज नौकरी लगे, मेरे ख्याल से मार्को साहब है ना, आप लोग हैं, नौकरी पे लगे हैं। कालांतर में यह हुआ कि नौकरी करते करते अच्छी धनराशि एकत्रित कर ली, अच्छा स्टेटस एकत्रित कर लिए, और उसके बाद समाज में आरक्षण का लाभ केवल हमारे चंद परिवारों में सिमट कर रह गया। सॉरी टू से कि ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक कटु सत्य है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने जबलपुर से इंजीनियरिंग कॉलेज किया, इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल से डिग्री हासिल किया। उस समय मार्को साहब जानते हैं कि नौकरी यानी बिल्कुल आसान थी। मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट भरा, जो कि एमपी में एक इकलौती थी, वहाँ मेरा चयन हुआ। इरिगेशन में हुआ, पीडब्ल्यूडी में हुआ, आरईएस में हुआ। इसके बाद यूपीएससी से जब पोस्ट निकला तो मैंने उसमें भरा, उसमें मेरा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सीपीडब्ल्यूडी में चयन हुआ, यानी क्लास 1 ऑफिसर, सुपर क्लास 1 ऑफिसर। लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसका कारण क्या था? मेरी सिस्टर जो थी उनका एजुकेशन में नौकरी लगी। तो मैंने ये बोला कि जब मेरे परिवार से एक को नौकरी लग गई, मेरे फादर को आरक्षण से नौकरी नहीं लगी थी, ठीक है, जब मेरे घर से मेरी सिस्टर को आरक्षण से नौकरी लगी तो मैंने कहा कि मेरे घर से एक को आरक्षण मिल गया, मैं नहीं लूँगा। मैंने आज भी वो अपॉइंटमेंट लेटर मेरी फाइल में रखा हुआ है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सीपीडब्ल्यूडी। मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने अपना बिजनेस चालू किया। मेरा इस संदर्भ में कहना यह है कि अभी एक सज्जन से बात हुई जो कि क्लास 1 ऑफिसर थे, मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने बोला कि भाई आपके क्या विचार है, थोड़ा सा शांति रखो, 5 मिनट कंक्लूड करूँगा, जल्दी है। तो मैंने उनसे चर्चा किया कि भाई इस पे आपका क्या विचार है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बोले देखो भाई, आज के समय में स्थितियाँ बदल गई है। यदि हम स्वेच्छा से छोड़ेंगे तो हमारे समाज में कोई इनको मिलेगा ही नहीं जो यानी उस पोस्ट पे जा सके। तो मैंने कहा यदि यही बात बाबा साहब सोचते कि मेरे समाज में तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं, उस लायक नहीं है, तो आज आप इस पद पे आते क्या? तो उनका चेहरा छोटा सा हो गया। मैंने कहा शुरुआत तो होगी, हमको स्वेच्छा से इसको छोड़ना है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो मोदी के दबाव में दिया है। जो आरएस गवाई हमारे समाज का है, उसका जो पिता था गवाई, नाम भूल रहा हूँ उसका, जीएस गवाई, वो वहाँ महाराष्ट्र में आरपीआई का लीडर था। वहाँ से चल के उसने विधायक बना, सांसद बना, सभापति बना, विधानसभा अध्यक्ष बना, राज्यसभा सदस्य बना, राज्यपाल बना, और राष्ट्रपति के पद के लिए दावेदार था। उनका बेटा है ये। इसने 2 लोगों को बाईपास करके इसको हाई कोर्ट बॉम्बे से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, एक योजना के तहत। हम जहाँ सोचते हैं उससे आगे ये लोग सोच चुके होते हैं। यहाँ पर उसको लाया गया और उससे ये निर्णय डिसीजन के लिए बाध्य किया गया, और उसको ये लालच दिया गया है कि हम आगे आपको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज बनाएंगे। लगभग उसकी लाइन तय है, उसके आगे 2 लोग उनको बाईपास करके वहाँ का उसको ये बनाना। तो हमारा कहना यह है कि जो अभी मैंने बोला लीडरशिप, ये लीडरशिप हमारी कमज़ोर होती है। यदि हमारी चाहत है
तो हमारा कहना है कि जब आप एक बार आरक्षण का लाभ ले लिए और आप चाहते हो कि हमारे समाज का दूसरा व्यक्ति उसका लाभ ले, तो आप क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मैं वाई चंद्रचूड़ से बोलता हूँ, तुम लोग क्यों नहीं छोड़ रहे? मैं तमाम सुप्रीम कोर्ट में जो 95% एक ही परिवार के लोग आते हैं उनसे बोलता कि तुम लोग अपना ये क्यों नहीं छोड़ रहे हो, है ना। लेकिन साइमल्टेनियसली मेरा कहना यह है कि हमको इस दिशा में स्वेच्छा से सोचना पड़ेगा कि जो मेरा एक साथी है जो दिन भर मजदूरी कर रहा है, टोकनी ढो रहा है, 3 पीढ़ी हो गई, मेरी 3 पीढ़ी हो गई, मैं अच्छा बढ़िया काम कर रहा, नौकरी कर रहा, वो क्यों नहीं आ सकता है? हमको उसके लिए सोचना पड़ेगा। यह हमारा सोशल दायित्व है ना। इसके लिए कोर्ट बाध्य नहीं करेगा। दूसरी बात, कोर्ट की जो एक बात है, मैंने इसका विरोध क्यों किया कि इनने जो राज्य को ये दिया है अधिकार कि आप इसमें वर्गीकृत करो, ये हमारे समाज के लिए सबसे घातक चीज़ है जिसका हमको विरोध करना है। लेकिन आरक्षण के ऊपर हमको चर्चा परिचर्चा इंडोर करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, ये कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब तक हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज कोई भी आप कार्यक्रम करो पैसा लगता है, एक ही आदमी हमेशा नहीं मदद कर सकता है ना। तो हमको यदि बूंद बूंद करेंगे तो घड़ा भरेगा। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी बेरोजगार हैं। क्यों है बेरोजगार? क्योंकि हमारे बीच में कभी भी आर्थिक उत्थान के लिए सेमिनार आयोजित नहीं किया गया है। लेकिन मैंने जब भी अपनी स्पीच दिया है तो मैंने आर्थिक उत्थान और आर्थिक संबलता कैसे हासिल करें इस पे जरूर चर्चा करने का प्रयास किया है। साथियों, ये जो गवर्नमेंट है, आपको तो सबसे पहले बधाई देंगे कि बीजेपी को हमने 240 पे रोका। यदि ये 272 पे आती तो हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं, इसकी कल्पना करना बेकार है। क्योंकि जो उनका 100 वर्ष हो रहा है आरएसएस का, उस पर इनका ये था कि इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना, और यदि इनकी 300 से ऊपर सीट जाती तो हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करते। भला भी जी गलत सही? उनको इस देश में मुसलमानों से चिंता नहीं है। यदि आपको याद होगा तो मुसलमानों के साथ मिलकर इनने 1000 साल शासन किया। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अंग्रेजों के आने के पहले, संतलाल जी, अंग्रेजों के आने से पहले कभी इन्होंने मुसलमानों का विरोध किया? आपने सुना है क्या? है? अंग्रेजों ने जब इस देश के अंदर SC ST के लिए सुविधाएं हासिल दिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उस समय छत्रपति शाहू महाराज, इन लोगों के प्रयास से तो इनके पेट में मरोड़े आने लगी। और इन्होंने जब देखा कि SC ST OBC ऊपर आ जाएंगे तो हमारा क्या हश्र होगा, इन्होंने उसका विरोध किया। और अंग्रेजों का विरोध मुसलमानों ने भी किया और हिंदुओं ने भी किया। हिंदुओं यानी ब्राह्मणशाही ने, और उनको यहाँ से जाने के लिए बाध्य किया। अभी लोग बोलते हैं कि बाबा साहब का आज़ादी में क्या योगदान है। सेकेंड राउंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन सब ने बोला था, गांधी से लेकर के नेहरू तक ने, कि हमको हमारा राज्य करने की अनुमति दी जाए। और बाबा साहब ने क्या कहा था कि हमको संपूर्ण आज़ादी चाहिए, हम संपूर्ण रूप से अपना राज अपने द्वारा करना चाहते हैं। बहुत बारीक बात है, समझने की बात है। भलावी जी मेरी बात समझ रहे हैं, इनने बहुत स्टडी किया, बहुत पढ़े हैं। तो हमको चूंकि मालूम नहीं, हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। हमारे और भी साथियों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन निछावर किया है। मंगल पांडे को तो उछाला जाता है, मंगल पांडे ने कुछ नहीं किया है, केवल उसको हीरो बनाया गया है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को हीरो बनाया गया है, असली हीरो कौन थी? झलकारी बाई। तो ये बातें हमको इतिहास से निकालना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपसे बात करते हैं तो आपका सिर नीचा होता, अरे हमारा तो कोई नहीं था। लेकिन जब आपको ख्याल आता है कि हमारे तो ये नायक थे, तो फिर आप भिड़ जाएंगे। तो उस भिड़ने की शक्ति यदि आपको चाहिए है तो आपको नॉलेजफुल होना पड़ेगा। जब आप नॉलेजफुल होंगे तो आपका सम्मान भी होगा। एक बात,
दूसरी बात, इस गवर्नमेंट ने चूंकि अब हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि संसद में मौ की पक नहीं चलती है, वहाँ पर मुंडी की संख्या गिनी जाती है कि हमारी 3/4 मेजॉरिटी है, तब उसमें बदलाव आ सकता है, उसके पहले नहीं आ सकता है। इनका ये टोटल फेल हो चुका है। अब ये क्या कर रहे हैं, पीछे की लाइन से हम पे अटैक कर रहे हैं। नौकरियां एबॉलिश कर दी है, ठीक है। जब नौकरी नहीं है, आज जैसे मैं हूँ, मैंने नौकरी नहीं किया, लेकिन चूंकि मैंने पढ़ा लिखा, मैंने समझा, मैंने उस लाइन में स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया हूँ, कभी उस पर चर्चा करेंगे। तो आपके पास संसाधन नहीं, आप क्या करेंगे? आपका एक माइंड सेटअप है कि मैं वारासिवनी गया तो एक हमारी समाज का, महार समाज का, उसका लड़का 3 साल से डिग्री करके बैठा था इंजीनियरिंग की। मैंने बोला क्या कर रहा है? बोले तैयारी कर रहा हूँ पीएससी की। अबे मैंने कहा नहीं हुआ तो क्या करेगा? बोले नहीं, फिर अगले साल, फिर अगले साल। तो मैंने बोला क्यों, बिजनेस वगैरह क्यों नहीं कर सकता है? मैकेनिकल से किया है। मैंने उसको समझाया, बोले मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बाप बोलता है कि मैं 2 लाख रुपए तेरे को नहीं दूंगा। 5 लाख रुपए नौकरी लगाने के लिए दे सकता हूँ, लेकिन 2 लाख व्यवसाय के लिए नहीं दूंगा। तो हम लोग की सोच जो है ना, वो कंटाप के घोड़े जैसी हो गई। जैसे उसको कंटाप पहना देते हैं ना, तो वैसे ही देखता है जहाँ उसका सार सी चाहता है कि वहाँ देखे। वैसे ही हमारी समाज की स्थिति हो गई, क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने वो अभाव देखे, तो उनके अंदर डेयरिंग नहीं है। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि हमको अब इस देश के अंदर सरवाइव करना है, अपना फैमिलियर विकास करना है, अपना सोशल विकास करना है, तो हमको आर्थिक सुदृढ़ता की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको शेयर करूंगा, मैं फाइनेंशियल इससे हूँ, है ना। मैं बैंक से जो फाइनेंस होता है उसमें ये करता हूँ वैल्यूएशन, और इसका ये है, हमारे इस समय बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका कि हम लोग लाभ ले सकते हैं। यानी 10वीं 5वीं फेल से लेकर के और सुपर एजुकेटेड पर्सन, डॉक्टर, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर के आगे तक, यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा है। अब बात ये उठती है कि हमारे पास में कोलेट्रल नहीं, यानी हम जमानत क्या देंगे? हमारे साथ भाई, हम गरीब, हमारे रिश्तेदार भी मजदूर, वो भी मजदूर, तो मजदूर के पास है क्या जो देगा? और जो ज़मीनें हैं वो डाइवर्टेड नहीं, तो उसकी क्या वैल्यू है? तो सरकार ने अभी एक योजना चलाई है, हालांकि वो अपने लिए नहीं है, वो बड़ों को बड़ा बनाने के लिए है, CGTSME। उसमें गवर्नमेंट का एक ये है जो उसकी गारंटी लेता है और कुछ पैसे उसकी फीस लेता है। तो मैं ये आह्वान करूंगा अपने स्टूडेंट साथियों से, बहुत कम है लेकिन आप लोग उनको बताएं कि एक सेमिनार इसका रखें, उसमें बुलाएं। उस पर ये बहुत अच्छा स्पीच करते हैं अपने भलावी जी, उसका लाभ लें। और यदि 100 लोग भी आते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं हूँ, लेकिन 2 लोग भी यदि अपना व्यवसाय करते हैं तो मैं मानूंगा कि वो सफल है। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा मैं अपने सीनियर साथियों से कहूँगा कि आप जो नॉलेजफुल हैं, आपने जो अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर के उत्तरार्ध तक हासिल किया है, अब यह समय आ गया है कि हम सोसाइटी को पे बैक करें। जो हमने हासिल किया है वो हम सोसाइटी को दें। तो इसके लिए हमको अपना टाइम इनके बीच में देना। परिवार के बीच में तो आपने 60 साल दे दिया है ना, अब नाती नतरे हो गए, फिर उनको खिला रहे, फिर उनके ये हो गए, फिर उनका ये कर रहा है। छोड़ दीजिए, जिसकी औलाद वो देखेगी। आप समाज की औलादों की तरफ आइए, उनका ये करिए। आपकी इतनी बड़ी फैमिली है, उनकी तरफ आइए। अभी मैं देख रहा हूँ, आदमी रिटायर हुआ, वो 5 साल के बच्चे की उंगली पकड़ के घूम रहा है। मेरा ऑफिस जो था SBI के बगल में, आप काफ़ी बैठते थे, मैं देखता था, आदमी आ रहा है ना, प्रेस है ना कुछ है, उसका लड़का उसको लाद के ला रहा है, उसने वहाँ पर अपना पेंशन निकाला, उसने उससे अपना काम कर रहा, अपने ऊपर खर्च ही नहीं करता है। क्यों? सीखिए भाई, आपने जो कमाया अपने ऊपर ये करिए, देश में घूमिए, है ना, बहुत सारी जगह है। अभी आपका ट्राइब जो है, अभी जैसे आपने प्रधान समाज बोला, प्रधान समाज, मैं बोल रहा हूँ क्यों
बाबा साहब ने बोला जाति तोड़ो समाज जोड़ो, क्यों नहीं जोड़ते? गोंड भी हमारा भाई है, प्रधान भी हमारा भाई है, कोल भी हमारा भाई है, भील भी हमारा भाई है, नहीं है? कितनी अप्रोच किए, कितने लोगों ने अप्रोच किए जो अपने आप को सामाजिक नेता बोलते हैं, कितने लोगों ने अप्रोच किए? नहीं किए। क्यों? क्योंकि आपके मन में भी कहीं एक ऊंच नीच की भावना है। ब्राह्मण बोलता है साला मैं सबसे ऊपर हूं, है ना? छत्री बोलता है कि साले मेरे नीचे अभी 2 लोग हैं, ठीक है? वहां बनिया को भी ताव आता, बोलता साला मेरे नीचे भी अभी एक है। वही चीज हमने सीख गए। अरे हम प्रधान है, हमसे नीचे गोंड है, गोंड बोलता हमसे नीचे कोल है, कोल बोलता हमसे नीचे भील है। कब तक चलेगा ये? आज जितनी तरक्की गोंड समाज ने किया है, प्रधान समाज ने किया है, क्या हमारे कोल भील लोगों ने किया है? भला भी साहब से क्वेश्चन है, किए हैं क्या? है ना? यानी बहुत कम। जब मैं 77 में इंजीनियरिंग कॉलेज गया था तो मंडला से एक हमारे बीच में आया था लड़का, उसके एक पैर में एक चप्पल थी, दूसरे पैर में दूसरी चप्पल, स्लीपर। और 80-90 रुपए में हम लोग मेस में खाना खाते रहे, उसके पास वो भी नहीं था, तो मैं उसको 40-45 रुपए में खाना खिलवाता था। तो इस स्थिति में हम लोगों ने यानी एजुकेशन लिया और यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा फिर से कहना है कि हम लोग समाज की तरफ उन्मुख हों, उसकी दिशा और दशा को देखें, समझें और उसको अग्रसर करें अच्छी दिशा में, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि जैसे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, तो गोंडवाना से लोग क्या समझते हैं? केवल यानी SC ST के लोग हैं क्या? नहीं, इसमें वो सब लोग हैं जो समता, समानता, बंधुत्व, न्याय और इस पर आधारित मानव की प्रतिष्ठा, इसको जो स्थापित करना चाहता, वो सभी इसके सदस्य बन सकते हैं। हम अपने अपने बीच में क्यों भेद करें? हमारा बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत बड़ा समाज है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, साथियों, जो इंडिजिनियस डे है, ये जो UN ने डिक्लेयर किया है और जिसको बड़ी धूर्तता के साथ में भारत सरकार ने आदिवासी दिवस घोषित किया, वो आदिवासी दिवस नहीं है, वो मूल निवास दिवस है। यानी जो इस देश के मूल निवासी है, उनके संरक्षण के लिए हर देश में, जैसे हम लोग यहाँ के मूल निवासी है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है, इंग्लैंड के है, अमेरिका के है, उन सब के अधिकारों की संरक्षण के लिए ये UN ने डिक्लेयर किया है। तो उसका हमको अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और ये जो एक नैरो गेज बना है, इसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम जाकर के सफलता हासिल कर सकते हैं, ऐसा मेरा अटल मानना है। और यहाँ पर हम आए, अभी मैं समझता हूँ कि इंडिजिनस भारत पॉडकास्ट का विधिवत उद्घाटन होगा, सही बोल रहा हूँ मैं? और इस सब के लिए मैं अग्रिम रूप से पुनः आपको और आपकी टीम को बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ, और आप सभी से आग्रह करूँगा, अपेक्षा रखूँगा कि इस कार्यक्रम में आएँ और अपने जीवन में आपने जो हासिल किया है उसको श्रृंखलाबद्ध करने के लिए इनका सहयोग करें और समाज में एक नई चेतना जगाने का प्रयास करें। इसी सब बातों के साथ में आप सभी को सादर जय भीम, जय सेवा, जय बड़ा देव, जय जोहार।